बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं अरिंदर कौशल। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जिससे कि कहीं ना कहीं जो डॉग लवर्स है वो आहत भी हुए, लेकिन अगर और लोगों की बात करें तो उनको एक बहुत बड़ी राहत भी मिली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुत्तों में काटने से बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको परेशानी होती है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों के बीच में डॉग बाइट्स केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम 2024-25 की बात करें तो लगभग 38 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है, और जिससे कि कई लोगों को गंभीर बीमारी भी हुई है, रेबीज जैसी। और इसके बीच में 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख बच्चे जिनको कि कुत्तों ने काटा है। तो इस प्रकार जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो एक बहुत ही कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि जैसे कि पिछली बार आदेश दिया था उसका जो पालन नहीं हुआ, तो अगर इस बार इस प्रकार से अगर अधिकारी या राज्य सरकारें या एमसीडी के अधिकारी, कोई भी जो व्यक्ति जिसके अधीन ये जो डॉग्स है ये आते हैं, अगर वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके बीच में सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2008 में जब अगर एनसीडीसी के डाटों की हम बात करें तो 5.8 लाख कुत्ते थे राजधानी दिल्ली के बीच में, और इस समय इनकी संख्या लगभग जो है 20 लाख क्रॉस कर चुकी है। इतनी गति से इन कुत्तों की जो संख्या बढ़ रही है, इससे जहां नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं पर यह भी देखा गया है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, सेंसिटिव एरिया, जैसे एयरपोर्ट की बात करें, हम रेलवे स्टेशनों की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, या कुछ एक टूरिस्ट प्लेस की बात करें, जहां पर कि जो भी वहां पे जाते हैं वो अपने आप को बड़ा एक सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वहां पर भी कुत्तों के काटने की घटना सामने आई। और एक तो यहाँ तक घटना घटी कि एक जर्मन से एक व्यक्ति यहाँ पे आया था और उसको भी एयरपोर्ट पर कुत्तों ने काट लिया। तो इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एक अहम फैसला दिया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में युवा पत्रकार, जो कि हमेशा ऐसी खबरों के ऊपर नजर बनाकर रखते हैं, उदित सेठी, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी जो इस प्रकार की खबर होती है तो उसको ऊपर बड़ा संज्ञान लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो है व्याख्यान करते हैं। आज हम उससे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिससे कि जहाँ कहीं दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ डॉग लवर जो है, माफ करना, वो हाथ हो रहे हैं, तो वहां पर कुछ जो और भी जो श्रेणियां हैं उनके बीच में एक बड़ी उन्होंने एक सुखद ऐसा उनको लग रहा है, जैसे कि किसी भी RW में देख लो, कहीं भी जाओ तो वहां पर आज निकलना मुश्किल हो गया कुत्तों की संख्या के कारण। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए कौशल जी, हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम थोड़े पीछे महीने पे पहले जाते हैं। अगर हम बात करें कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जो है एक फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एक शेल्टर में रखा जाएगा और गली मोहल्ले में कोई भी आपको कुत्ते देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो चीज दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर से फैसला लिया है कि जो जितने भी गली मोहल्ले में पब्लिक प्लेसेस में आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के, उनका नसबंदी करके, उनका टीकाकरण करके उनको एक स्थान में रखा जाएगा, जहाँ पे हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है एक शेल्टर बनाया जाएगा जहाँ पे कुत्तों को रखा जाएगा, जिसके कारण जो बढ़ती कुत्तों के काटने की घटना है, खबरें सामने आ रही है, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट है और जो भारत सरकार है वो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तौर पर आगे लेके चल रही है। आपने कहा कि शेल्टर जोन में रखा जाएगा जी। अगर हम बात करें तो दिल्ली के बीच में कितने शेल्टर होंगे, कहाँ पर रखेंगे? अगर मैंने जैसे कि भी आपको कुत्तों की संख्या बताई कि लगभग 20-22 लाख के करीब स्ट्रीट डॉग है। बिल्कुल। अगर इनको इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी तो सरकार को जो इसके ऊपर जो खर्चा करना पड़ेगा उसका बजट कहाँ से आएगा? कैसे सरकार जो है, अगर हम एक कुत्ते का 100 रुपए भी डाइट मान के चलते हैं एक समय की, तो 200 या 300 रुपए चाहिए कुत्ते के लिए, ठीक है? तो इतना खर्चा कहाँ से आएगा और कैसे सरकार इसको करती? देखिए कौशल जी, आपने देखा होगा अपने चैनल पे भी कई बार हमारे पास खबर आती है कि आवारा कुत्ते के काटने से इस व्यक्ति की मौत हो गई है या फिर उसको कहीं ना कहीं रेबिस की बीमारी हो गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं कुछ कड़े फैसले भी अब ले रही है।
हालांकि आपने देखा होगा कि पशुओं के लिए अलग अलग शेल्टर होते हैं, जिस तरीके से गौशाला होती है, वहां पे हम जाके सेवा कर सकते हैं, वहां पे गौ माता के लिए चारा लेके जा सकते हैं। तो सरकार का वही कहना है कि हम शेल्टर बनाएंगे, और यदि कोई डॉग लवर है, कोई अपनी सेवा देना चाहता है, कोई कुत्तों को खाना खिलाना चाहता है, फीड करना चाहता है, तो आप शेल्टर में आइए, वहां पे उनको जो है उनकी सेवा करिए। इससे ये फायदा भी होगा कि जो लगातार कुत्तों के काटने की खबरें सामने आती है, आपने अभी कुछ समय पहले देखा हुआ कि एक नोएडा के एक लिफ्ट में छोटी लड़की जा रही थी स्कूल से अपने घर की तरफ, तो उस कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि हर कुत्ता ऐसा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं इससे एक अच्छी बात कौशल जी ये भी होगी कि यदि शेल्टर बन जाएंगे तो कुत्तों की जो सेवा है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है उन पर नजर रख सकेंगे, जो हमारा कुत्तों की कुछ उनको बीमारी हो रही है उनकी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जो डॉग लवर्स है वो इस चीज को लेकर सहमत है, संतुष्ट है? क्योंकि हमने देखा था कि नवंबर में भी जिस तरीके से इस कुत्तों को लेकर फैसला आया था, उसमें कहीं ना कहीं जो डॉग लवर्स थे वो नाराजगी जताए हुए थे। मोदी जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि इसमें पता नहीं डॉग लवर जो सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत क्लियर है। जी बिल्कुल। डॉग लवर अगर बीच में आकर अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर कोई काम कर रहा है, जो कुत्तों को शेल्टर में ले जा रहा है, या उनको वैक्सीनेट कराने के लिए ले जा रहा है, या उनको जो है नसबंदी कराने के लिए लेके जा रहा है, तो यदि उसके बीच में कोई अड़चन डालेगा तो उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे आप कितने सहमत और कितने जो डॉग लवर है, जब जो सरकारी जो हम अकाउंट डेवलपर को जो सरकारी कर्मचारी जो पहले काम कर रहे थे और उनकी एक ही शिकायत आती थी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, अब वो कितना स्वतंत्र होकर काम करते हैं। देखिए डॉग लवर का नाम भी इसलिए क्योंकि वो सभी डॉग की सेवा करते हैं और अच्छे दिल से करते हैं, करने भी चाहिए, पुण्य का काम है अगर हम कुत्तों को फीड कर रहे हैं या फिर किसी पशु को कर रहे हैं। देखिए अगर शेल्टर बनाने के बाद उन कुत्तों का अच्छे से देखभाल हो रही है फिर तो देखिए कोई बहुत बढ़िया बात है, कोई इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार भी किसी का योगदान चाहती है, डॉग लवर्स का चाहती है, कई एनजीओ भी ऐसे हैं जो कुत्तों की सेवा भी करते हैं, मुफ्त में उनका इलाज भी करते हैं। यदि अगर ये शेल्टर खुल जाते हैं अलग अलग एरिया में, अगर दिल्ली सरकार या फिर यूं कहो भारत सरकार इस शेल्टर के ऊपर बनाने में एक अच्छा प्रयास करती है, तो अगर कोई डॉग्स की अगर केयर हो रही है तो इसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि हमारी जो कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो RW है दिल्ली के, आपने देखा होगा दिल्ली की किसी रोड पे चले जाओ, बिल्कुल सैकड़ों की तादाद के बीच में डॉग है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया जिसके मुताबिक कि आप डॉग्स को लेके जाओ जी, उनको नसबंदी करो, उनको वैक्सीनेट करो, उसके बाद उनको वहीं पर छोड़ना होगा। सिर्फ हॉस्पिटल, आपके एयरपोर्ट या जो सेंसिटिव प्लेसेस है उनके अलावा अगर कुत्ता अगर किसी सोसाइटी से लेके जाया जाएगा या किसी और जगह से लेके जाया जाएगा तो वापस उसको वहीं छोड़ेंगे, तो इस समस्या का कैसे हल हो? नहीं, आपने ये बात तो थोड़ी अलग तरीके से बोली है, या फिर कहूंगा कि अभी जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस कुत्तों को उठाया जाएगा उनको वहां पे दोबारा नहीं भेजा जाएगा। यदि कुत्ते को कोई उठाता है तो वहां पे उनको सीधा शेल्टर में भेजा जाएगा। इससे ये हो सकता है कि आपको अपने गली में मोहल्ले में जो कुत्तों की संख्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। पर हरिंदर जी आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में कई सारी गौशाला है, पर गौशाला होने के बावजूद भी जो हमारी गाय है, गौ माता है, वो सड़कों पे कहीं ना कहीं कूड़ा खाने को मजबूर होती है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर डॉग आपको हैरानी होगी जान के सरकार की तरफ से कोई भी गौशाला नहीं है, सिर्फ जो गौशालाएं है वो सिर्फ प्राइवेट गौशालाएं है। नहीं, उसमें सरकार अपना योगदान तो दे रही है। उसमें सरकार, दिल्ली सरकार का कहना भी जितनी भी हमारा जो गाय घूम रही है, जो सड़कों पे कूड़ा खाने का मजबूर है, उनको कहीं ना कहीं हम गौशाला में भेजेंगे। नहीं, देखिए जैसे कि पीछे की घटना है मैं आपको बताऊं, हाँ जी, सेक्टर 21 के बीच में, सेक्टर 37 के बीच में जी जी कुछ जो सामाजिक संगठन थे उनके द्वारा गौशाला चलाई जा रही थी, उस पर पीला पंजा चल रहा था, पीला पंजा चला, उसको तोड़ दिया गया, वहां से गौओं को निकाल दिया गया, ये नहीं पता लगा कि वो गौएं कहाँ गई जी। जबकि एक तो जगह पर तो जो था कि उन्होंने गौशाला का हॉस्पिटल बना रखा था जिसमें जख्मी गाय थी, उनका इलाज किया जाता था। लेकिन जो हमारी सरकार है एक तरफ तो इस तरीके के फैसले लेती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके लिए जो शेल्टर बनाया जाए, लेकिन जो जगहें खाली पड़ी हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जो सरकारी गैर सरकारी संगठन है, जो एनजीओ है, वो जाती हैं और वो कहते हैं कि हमारे को इस तरह की जो जगह दे दी जाए, कुछ एक जगह हमारे को ऐसी मिल जाए जिसमें कि इस प्रकार की जो डॉग है या गऊ है या और मवेशियां है या किसी और प्रकार के जो हमारा जानवर है जिनको वहां रखा जा सके, उनकी देखभाल की जा सके, जो बीमार है उनका इलाज किया जा सके, तो क्यों सरकार उनको ये जगह में होए या नहीं करवाती? देखिए कहीं ना कहीं देखिए अरिंदर जी, जैसे अभी कुत्तों का मामला है या फिर गौ माता की हम बात करें, यदि सरकार कहते हैं कि इन पशुओं को हम जो है शेल्टर में रखे,
तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के तरीके से एक अच्छी व्यवस्था करनी होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जितनी भी चाहे प्राइवेट गौशाला है चाहे गवर्नमेंट की है, पर देखने को क्या मिलता है हमें, जो गौ माता है वो रोड पे कूड़ा खाने का मजबूर है, इधर उधर भटक रही है, तो उनकी कहीं ना कहीं केयर हो नहीं पा रही है, शेल्टर होने के बावजूद भी, इतनी गौशाला उसके बावजूद भी। तो हमें ये देखना होगा यदि इन फ्यूचर जो है कुत्तों के लिए ऐसे शेल्टर बनते हैं तो क्या उनको अच्छी केयरिंग मिलेगी, उनके लिए अच्छा जो खाना उनको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या फिर से शेल्टर होने के बावजूद भी कुत्ते रोड पे भटकेंगे। तो ये जो है अहम मुद्दा देखने को मिलता है कि इसके ऊपर दिल्ली सरकार या फिर भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है। जैसे कि भी आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो शेल्टर बनाए जाए उनमें बड़ी ईमानदारी के साथ जो वहाँ पे अधिकारी हो, बिल्कुल इनकी देखरेख करे, क्योंकि ये बेजुबान है, ये बोल तो सकते नहीं, ना ही ये बता सकते हैं कि हमारे को ठीक से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिनके बीच में वो उसको जो है एक व्यापार बना लिया गया है, गौशाला के नाम पे वहां पे गौएं जरूर है लेकिन उनको ना तो समय पे खाना मिलता है, बिल्कुल ना उनकी देखभाल होती है। और कई जगह से तो ऐसी सूचनाएं भी आई हैं कि गौओं की जो है तस्करी की जाती है, जी गाड़ियों के बीच में डालकर उनको भेज दिया जाता है, जो गौ दूध नहीं देती है, जो सिर्फ खाने के ऊपर ही आ जाती है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग बेच देते हैं, क्योंकि उसको गौ को बेच के इनको जो है एक मांस बेच के एक बहुत अच्छी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे हमने कई जो है डॉग शेल्टर भी देखे हैं जिसके बीच में हम गए, हमने जाके देखा कि उसके बीच में क्या है कि नाम तो इन्होंने डॉग शेल्टर रखा है, लेकिन जो वहां पे कार्य वो देख रहे हैं उसको, जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, जिनके पास उनका प्रबंधन है, जी। वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि कोई लोग बाहर जाते हैं वो अपने डॉग को जो है शेल्टर में छोड़ जाते हैं कुछ दिन के लिए, उनसे जो है ये अच्छे की मोटी रकम ले लेते हैं उनकी देखरेख के नाम। मतलब कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि व्यापार बना दिया, व्यापार बना दिया, और जो दूसरे कुत्ते उनकी तरफ ना ध्यान देकर तो जो कुत्ते किसी ने दिए होते हैं इनको, जिसके लिए पे कर रहे होते हैं, उन्हीं कुत्तों की वो देखभाल करते हैं। और बाकी अगर जो अच्छी ब्रीड के कुत्ते आ जाते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे भी हैं जो उठा के कुत्ता जो अच्छी ब्रीड का कहीं से भी चोरी करके वहां ले जाकर भेज देते हैं, और जब उनके बच्चे होते हैं, ब्रीडिंग होती है, तो उनको बेचा जाता है। इस प्रकार से व्यापार बना लिया है। जी तो क्या ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि व्यापार बना लेते हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे पास भी खबर आती है कि जो डेयरी वाले हैं वो दूध जब तक गाय देती तब तक अपने पास रखते हैं, उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं। जिस दिन गाय जो दूध देना बंद कर देते, बीमार हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा इन फ्यूचर को। जैसे ये भी मोदी जी आपसे हमने बात करी, लेकर एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो आज हमारा देश जो है और एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा कि 5 दिन के बीच में 2 बार जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बीच में बढ़ोतरी की गई जी, और दूध की कीमत भी बढ़ाई गई पिछले 5 दिन के बीच में। तो पहले दूध जो था 70 रुपए लीटर मिल रहा था, उसमें हर एक जो ब्रांड है, चाहे मदर डेयरी है, चाहे अपना अमूल है, चाहे और किसी भी प्रकार का जो दूध आ रहा है दिल्ली के बीच में, उसमें 2 रुपए रेट बढ़ा दिया गया। तो हर एक वेरिएंट के ऊपर, चाहे वो पोंड है, चाहे वो फुल क्रीम है, चाहे काऊ मिल्क है, जो मर्जी उसके ऊपर बढ़ा दिया गया। ऐसे ही जो आपने देखा होगा कि जो तेल के रेट भी बढ़ गए, दूध के रेट भी बढ़ गए, तो गैस के रेट भी बढ़ गए जी, CNG PNG सबके रेट बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ कि जैसे हम लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से सिर्फ जो गाड़ी चलाते हैं वही अफेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है। इससे पूरा भाड़ा बढ़ जाता है, पूरा मतलब चेन पे इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे महंगाई जो है चरम पर पहुंच जाती है। तो जो ये भी सरकार ने जो फैसला लिया है, जो अगर हम कहते हैं कि अगर ये बढ़ाना ही था तो 2 महीने पहले बढ़ाते, 2 महीने पहले से क्राइसिस थे, अब जो है इलेक्शन के बाद एकदम बढ़ाया गया। तो आप क्या कहते हैं, आप किस नजर से देखते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल बढ़ा, इससे महंगाई किस सीमा तक जाएगी? देखिए कौशल जी, जैसे आप पूरा आज विश्व जानता है कि मिडिल ईस्ट संकट के कारण कहीं ना कहीं जो हर देश में चीजें महंगी हो रही है। आपने देखा होगा कि भारत के पास जो है पेट्रोल नहीं है, जो ईरान से वो आता है सारा, या फिर रशिया से पेट्रोल कहीं से भी आता है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें भारत पे जो है एक गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों से हर चीज महंगी हो रही है। पहले दूध महंगा हुआ, फिर CNG महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। और हालांकि मैं आपको एक और खास बात और बताऊं, और जो संकट वाली बात है, बेसिकली 5 दिन में, अभी पिछले 3 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ था 3 रुपए प्रति लीटर के, आज कुछ पैसे दोबारा से महंगा हो गया, 91 पैसे दोबारा हो गया, मतलब 98 रुपए जो है नॉर्मल पेट्रोल की आज कीमत है। तो कहीं ना कहीं जो किराया है वो भी महंगा हो गया। तो कह सकते हैं इस संकट से एक आम आदमी की जिंदगी पे तो बहुत ज्यादा गहरा फर्क पड़ा है। जैसे बुद्धि जी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के बीच में जो देश के लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि वो तेल कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें जी, लेकिन एक तरफ मैं आपको एक आंकड़े बताऊं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 1,32,000 करोड़ रुपए का तेल जो है खरीदा गया।
1,32,000 करोड़ का जी। और उसमें से हमने जो ये तेल खरीदते हैं 40 देशों से खरीदा गया। जी। आपको मैं बता दूं, थोड़े आंकड़े ठीक कर दूं। हाँ। उसके बाद जो है हमने जो है 150 देशों को 52 करोड़ रुपए का, सॉरी 52,000 करोड़ रुपए का जो तेल हमने बेच दिया। मतलब मुनाफा कहीं ना कहीं आया हमारा। आया। जब हमारे पास तेल की कमी है, जी। देश में तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और लोग जो है त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। आज हमारे देश में एलपीजी नहीं है, जो मजदूर है वो यहाँ से पलायन करने के लिए जी, जी, बिल्कुल। अभी राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मजदूर, चाहे फैक्ट्री की बात करें, कंस्ट्रक्शन साइट में बैठे बात करें, तो उस मजदूरों की कमी है इस वजह से, क्योंकि उनके पास यहाँ पे घर पे बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है, जो मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। जब हमारे पास क्रूड ऑयल था और हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे तो आयात करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, आप संकट तो जानते ही है, पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस संकट का जो आम आदमी की जिंदगी पे है वो बहुत बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। चाहे कम पैसों से पेट्रोल है, क्योंकि 3 रुपए महंगा हुआ है, कई लोगों के लिए, देखो अमीर लोगों के लिए वो कुछ नहीं है, पर जो आम जनता, आप जाओगे सड़कों पे, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सफर करने को जरूर हो रहा है। जो किराया पहले 20 रुपए था वो 25 रुपए हो रहा है। आप कपड़े लेने जाएंगे, जो शर्ट आप मार्केट में 500 की लेते थे वो अब 600 रुपए मिल रही है। उसका कारण सिर्फ ये है, जो फैक्ट्री में आजकल केरोसिन ऑयल यूज होता था, डीजल से जो मशीन में चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं जो बहुत गहरा असर पड़ा है। और इससे कहीं ना कहीं भारत में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन पे क्या गहरा असर पड़ रहा है। अब देखने को ये सवाल है कि यदि इन फ्यूचर ये परिस्थिति जो ठीक हो जाती है तो फिर क्या मोदी सरकार या भारत सरकार जो पेट्रोल के दाम है वो कम करेगी, नहीं करेगी? क्योंकि अभी तो संकट हम मान सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और उनको जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पंप पे महंगा मिल रहा है। पर देखने को मिलता है कि यदि 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद जो संकट, अगर परिस्थिति ठीक हो जाती है, तो क्या भारत सरकार जो पेट्रोल के दाम है उनको कम करेगी, नहीं करेगी? जैसे कि भी आपने कहा कि पेट्रोल के दाम कम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि वैसे तो सिलेंडर जो है, अगर हम बुकिंग का सिलेंडर लेके जाते हैं तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है जी। लेकिन वही सिलेंडर अगर हम कहें तो 3200 से लेकर 4500 रुपए के बीच में आसानी से उपलब्ध है, लोगों को मिल रहा है। जी। जो फास्ट फूड के जो रेडिया लगा रहे हैं, सड़कों के किनारे लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं और जो ऐसे कोई गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें गैस का इस्तेमाल होता है, उनको आसानी से गैस मिल रही है। तो कहां तक हम ये कहें कि ये गैस की कमी है या इसमें जो ब्लैक करने वाले जो कार, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, फायदा उठा रहे हैं। और हमारे शायद दर्शक भी ये चीज को जानना चाहेंगे। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 महीने के पहले की अगर बात करें तो जब सिलेंडर संकट आया था, उस टाइम भारत सरकार ने क्या कहा था कि भारत में सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं है, आपके पास भरपूर सिलेंडर है, आप बस बुकिंग करिए। ये हो सकता है सिलेंडर 2-3 दिन लेट आ सकता है, ठीक है, पर आपने देखा होगा उस चीज को लोगों ने, जो है सिलेंडर एजेंसी ने क्या, या फिर जो हमारे ब्लैक में सिलेंडर देते हैं, उन्होंने इस चीज को व्यापार बना दिया। जो सिलेंडर जो 1500 तक का मिलता था, जो जितने भी किचन से रिलेटेड काम करते, चाहे फैक्ट्रीज हो गई, चाहे रेस्टोरेंट हो गए, आज वो सिलेंडर उनको 3500 4,000 पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है, उसके कारण जनता को सिलेंडर की जो है कीमत ज्यादा चुकाने को मिल रही है। तो भारत सरकार को, जो हमारी दिल्ली पुलिस है, जितने भी सरकारी मुख्यालय है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो सिलेंडर महंगा बेच रहा है, जो ब्लैक में कर रहा है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर सख्त करनी चाहिए, पर वो सरकार नहीं कर रही है। मोदी जी, जैसे कि आपको देखा है कि जो तेल कंपनी है उनका कहना है कि वो डीजल 40 रुपए घाटे पर बेच रही है, घाटे पे बेची जी, और पेट्रोल जो है लगभग 22 रुपए घाटे बेच रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भी 2 किस्तें आई हैं रेट बढ़ने की, और भी किस्तें आएंगी और भी रेट बढ़ाए जाएंगे कि अभी यहीं पर ये रुक जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जिस तरीके से हालत है वो तो अभी ऐसा लग रहा है कि इनकी जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं अभी तो चलता रहेगा। आपने देखा होगा यूक्रेन का, रशिया का जब युद्ध चल रहा था, वो सालों साल चला था, अभी भी कह सकते हैं चल ही रहा है एक आम तौर पे। और ये युद्ध भी काफी टाइम से चल रहा है, इनकी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते दिख रहे हैं, और उसका असर पूरे ही देशों में चल रहा है। चाहे वो हम अपने देश की बात करें, अन्य देश की बात करें, तो अभी तो 5 दिन में कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है, सीएनजी की कीमत महंगी हो गई है, जो हमारा गुड्स है जो बाहर से आता है सारा ट्रांसपोर्ट का, वो सब कुछ महंगा हो गया है। पर यही सवाल बनता है कि क्या इस महंगाई के कारण जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, वो कैसे अपने जीवन को जिएगा? जैसे कि अभी आपने बताया, हमने मोदी जी से बातचीत की, इन्होंने हमें बताया कि क्या क्या संकट रहने वाले हैं और कैसे देश की स्थिति आगे बनेगी, और देखते हैं कि ये कब तक जो है ये मिडिल ईस्ट के बीच में युद्ध खत्म होता है। अगर आज की डेट में युद्ध खत्म भी हो जाता है तो सारी चीजें सामान्य होने के लिए लगभग जो है 8 से लेके 12 महीने तक लगेंगे, तब जाके कहीं कोई स्थिति सामान्य हो पाएगी। देखना है कि तब तक कैसे देश की जनता और देश की
सरकार है कैसे देश को चलाती है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ है अभी किरण माथुर, जो कि कुत्तों के साथ जिनका खास प्यार है, जो अपने गली मोहल्ले के बीच में जितने भी कुत्ते हैं आस पड़ोस के बीच में, उनको रोज ये खाना बना कर देती हैं, उनकी देखरेख करती हैं। अगर कोई कुत्ता बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। अगर किसी कुत्ते को और किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो उसकी देखरेख करती हैं। अपने यहाँ के कुत्तों की नहीं, बाकी यहाँ के भी अगर कोई कुत्ता होता है, रास्ते में कभी ये जा रही होती हैं, इनको कोई इस प्रकार का कोई कुत्ता बीमार देख जाता है तो उसको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाती है। तो हम दूसरे शब्दों में कहते हैं उनको कुत्तों के साथ बहुत प्यार है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते कि हमें भूख लगी है या हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई हमें तकलीफ हो रही है, हमें कहीं दर्द हो रहा है, तो उसका दर्द कौन महसूस करेगा? वो सिर्फ डॉग लवर ही महसूस कर सकता है। तो हम किरण माथुर जी से जानेंगे कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो आवारा कुत्ते हैं इनको जो है सरकारों को जो है अपना शेल्टर होम में डाल देना चाहिए। लोगों के लिए बड़े बड़े शेल्टर होम बनाने चाहिए ताकि ये वहां पर रह सके। तो जैसे ये जो शेल्टर होम है, इनके बीच में कुत्तों की कितनी सेवा हो पाएगी, कितनी देखरेख उनकी हो पाएगी, आप जानते हैं किरण माथुर जी से। माथुर जी, जैसे कि आपने बताया कि आप कुत्तों के बहुत प्रेमी हैं, आप कुत्तों का बड़ा देख रेख करती हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इससे कुत्तों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? सर क्या असर पड़ सकता है, ये जैसे अगर वो कुत्तों को शेल्टर होम में यहाँ से भेज भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो बेचारे बेजुबान जीव वहां पर सही से रह सकते हैं? उनको खाना टाइम से देंगे, पीना टाइम देंगे, लेकिन जहां तक मैंने देखा है तो ये शेल्टर में जानवरों को डाल के उनकी कोई केयर नहीं होती। तो सर मैं तो इन सब चीजों से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ये बेजुबान जीव ये जहाँ पे पैदा हुआ है वो उन्हीं की जगह है और उनको वहां से हटाना तो ये ठीक नहीं है। जैसे ये अभी आपने कहा कि जैसे ये कुत्तों की जगह, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो जानवर थे जहाँ पे आज हम रह रहे हैं ये कभी जंगल हुआ करते थे जी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत संख्या के बीच बंदर है, आते हैं, हम लोग उनको मारते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या के बीच में बिल्लियां आती हैं, उनको हम भगाते हैं, उनको मारते हैं। लेकिन सारी जगह पे जब पूरे जंगल खत्म हो गए और हर जगह के ऊपर कह कंक्रीट के जंगल बन गए, ये बड़े बड़े महल बन गए, जिसकी वजह से जीवों के पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। जैसे कि भी आपने बताया कि ये जो डॉग है इनकी जो शेल्टर होम के बीच में अच्छी तरह से केयर नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि जो कुत्तों की जो संख्या है 2008 में सिर्फ हम कहें तो लगभग 6 लाख के करीब डॉग थे दिल्ली के बीच में, और इस समय इनकी जो संख्या है 2024 का जो मेरे पास डाटा उसके मुताबिक जो है इनकी संख्या जो 23 लाख हो चुकी है। इस समय की अगर हम बात करें तो लगभग 25 या 30 लाख के बीच में होगी जो एनसीडीसी के डाटे हैं। तो जैसे कि कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि जो एबीसी सेंटर, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, वो जगह जगह होने चाहिए ताकि इन कुत्तों की समय में नसबंदी की जा सके, ताकि इनकी जो संख्या ये ना बढ़ पाए? हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारी सरकार की ही गलती है, जिन्होंने इतने शेल्टर होम बना रखे हैं। जैसे ये संजय गांधी हॉस्पिटल हुआ, तो वहां से ये चाहे तो इन बच्चों को वहां ले जाके इनकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग ही अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हीं की गलती है कि इतने जो डॉग्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अगर इनकी वैक्सीनेशन होती तो सर इतने ये डॉग्स की आबादी नहीं बढ़ती। जैसे कि मैं किरण माथुर जी ने बताया कि ये जो सारा जो ढील है ये सरकार की है, जो सरकार प्रशासन जो है समय लेता, संज्ञान लेता, और ये भी डॉग की समय पर नसबंदी करवाई जाती तो आज ये स्थिति ना होती। क्योंकि हर एक कोई पल्ला झाड़ता है, कोई भी अपनी जो कर्तव्य है उसको जो है पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाता है। यदि कुत्तों का समय रहते अगर इलाज कराया जाए, इनको वैक्सीनेट कराया जाए, इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जैसे कि एमसीडी जगह जगह पर पानी के ऐसे कुछ एक पॉट रख दे जहां पर ये पानी पी सके, सब कुछ कर सके। क्योंकि जो कुत्ता काटता है तो कुत्ता जब भी काटता है वो अग्रेसिव क्यों होता है, क्यों वो आक्रोशित होता है? क्योंकि कई बार वो भूखा होता है, कई बार वो प्यासा होता है, उसको पानी नहीं मिलता। कई बार जो होता है कि बच्चे उसके साथ शरारत करते हैं या हम लोग शरारत करते हैं या कोई गाड़ी वाला जाकर उनको लात मार के निकल जाता है, जिससे जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो ज्यादा काटते हैं। तो जहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि इस प्रकार के जो अग्रेसिव कुत्ते हैं उनकी तरफ जो है ये या ज्यादा जो रोग से ग्रस्त है उनको जो है मार देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो ये चीजें हैं कुछ हद तक जहां तक ठीक है, लेकिन हम इन सारी चीजों की जो है हम निंदा करते हैं कि जानवर है उसको भी जीने का हक है,
उनके लिए सरकार को जो है उचित व्यवस्था करनी चाहिए, उनके खाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो अधिकारी हैं जो इस कार्य में लगे हैं, यदि वो कहीं पर भी भ्रष्टाचार करते हैं उनके खाने के बीच में या उनकी देखरेख के बीच में, उनकी दवाइयों में कोई कटौती करते हैं, तो उनमें कड़ी से कड़ी सजा दे। कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।